अगर मैं आपसे पूछूं कि एक अच्छी कलर ग्रेडिंग कौन सी होती है, तो कई सारे लोगों का तो जवाब यही आएगा कि सिनेमैटिक कलर्स, टिल एंड ऑरेंज कलर ग्रेडिंग या फिर हॉलीवुड लुक्स ही एक अच्छी कलर ग्रेडिंग होती है ना। आज हजारों लोग लट्स डाउनलोड करते हैं, डाविंसी रिजॉल्व ओपन करते हैं एंड अप्लाई लट्स। यूट्यूब खोलते हैं और सर्च करते हैं हाउ टू लर्न एडवांस कलर ग्रेडिंग। एडवांस ट्यूटोरियल्स देखते हैं, दूसरों के नोट ट्री को कॉपी करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी फुटेज वैसी नहीं बन पाती है जैसी वो चाहते हैं। कलर ग्रेडिंग की सबसे बड़ी मिस्टेक कलर ग्रेडिंग को शुरू करने से पहले ही हो जाती है। आप एक बार इस सीन को देखो, विथ लट, विथ रॉन्ग एक्सपोजर, विथ रॉन्ग वाइट बैलेंस, एंड अब आप देखो विथ प्रॉपर कलर ग्रेड। आईना वाइब एक अच्छी कलर ग्रेडिंग का मतलब ही ये होता है। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि किसी इंसान को चलना ही ना होता हो और वो एकदम से दौड़ना सीखना चाहता हो? ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वही होता है कलर ग्रेडिंग में। हम सोचते हैं कि हम एकदम से एडवांस सीख जाए, हम एकदम से मूवीज जैसी कलर ग्रेडिंग करना सीख जाए, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है। अगर आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं होते तो आप एक एडवांस लेवल की कलर ग्रेडिंग नहीं सीख पाओगे। जो भी अच्छे कलरिस्ट है वो सबसे पहले कलर ग्रेडिंग के बेसिक्स को ही सीखते हैं और उसी की वजह से उनकी कलर ग्रेडिंग इतनी अच्छी हो पाती है। आज के इस वीडियो में हम कलर ग्रेडिंग की छोटी से छोटी चीज के बारे में जानेंगे कि क्या एक्सपोजर होता है, कलर व्हील्स क्या होते हैं, विंडोज क्या होता है, नोट ट्री क्या होता है, व्हाइट बैलेंस कैसे करते हैं, स्कोप्स को किस तरह यूज में लिया जाता है, कितने टाइप के स्कोप्स होते हैं। हर एक चीज जो आपकी कलर ग्रेडिंग को एक एडवांस लेवल पर लेकर जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको हर एक चीज एकदम अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शेडोज, मिडटोन्स एंड हाइलाइट्स के बारे में। तो ये हमारे प्राइमरी कलर व्हील्स है एंड ये हमारे लॉक कलर व्हील्स है। दोनों के अंदर काफी डिफरेंस होता है। जैसे मैं एक बार आपको ये रीसेट करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा लॉक फुटेज है। थोड़ा सा हम प्रीव्यू को बड़ा कर देते हैं, क्लिप्स को ऑफ कर देते हैं एंड मीडिया पूल को ऑफ कर देते हैं। ओके, तो जैसे अभी हमने ओपन कर रखा है प्राइमरी कलर व्हील्स। तो गेन जो होता है वो हमारे हाइलाइट्स के ऊपर वर्क करता है, लिफ्ट जो होता है वो हमारे शेडोज के ऊपर वर्क करता है एंड गामा हमारे मिड टोन्स के ऊपर वर्क करता है। जो हमारी इमेज का सबसे ब्राइट एरिया है वो हमारे हाइलाइट्स होते हैं और जो हमारी इमेज का सबसे डार्क एरिया है वो हमारे शेडोज होते हैं और जो शेडोज और हाइलाइट्स के बीच में होता है वो हमारे मिड टोन्स होते हैं। जैसे इस इमेज के अंदर मैं सबसे पहले गेन को बढ़ाती हूँ कुछ इस तरह से। जैसे अभी मैंने पैरेट स्कोप को ऑन कर रखा है तो सबसे ऊपर वाला जो एरिया है वो हाइलाइट्स है और जो सबसे नीचे वाला एरिया है वो शेडोज है। तो मैं जैसे गेन को बढ़ाती हूँ तो आप देख सकते हो किस तरह हाइलाइट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन शेडोज इतना ज्यादा मूव नहीं कर रहे हैं। वहीं अगर मैं लिफ्ट को अब कम करती हूँ कुछ इस तरह से तो आप देख सकते हो कि शेडोज नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। और अगर अब मैं मिड टोन्स को बढ़ाती हूँ तो यहाँ का बीच का जो एरिया है वो मूव कर रहा है। अगर मैं कम करती हूँ तो ये नीचे की तरफ जाएगा और अगर मैं बढ़ाती हूँ तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, कुछ इस तरह से। तो यही होते हैं हमारे शेडोज, मिड टोन्स एंड हाइलाइट्स। तो प्राइमरी व्हील्स और लॉग व्हील्स के अंदर क्या अंतर होता है? लॉग व्हील्स के अंदर हमें प्रीसाइज कंट्रोल मिलता है, हमारे शेडोज, मिड टोन्स और हाइलाइट्स पर हमें ज्यादा कंट्रोल मिलता है। इनसे आप किसी भी पर्टिकुलर रेंज से ज्यादा एक्यूरेसी से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे अगर आपको फेस को ब्राइट करना है लेकिन बैकग्राउंड को नहीं बदलना है तो लॉग व्हील्स सबसे ज्यादा अच्छे हैं। अगर मैं यहाँ पर शेडोज को कम करती हूँ तो आप ये चीज देखना कि ओनली इतना सा पार्ट जो हमारे शेडोज है ओनली वही मूव कर रहे हैं। लेकिन वही अगर मैं ये प्राइमरी व्हील्स के अंदर करती हूँ तो आप देखोगे यहाँ तक का पूरा पार्ट शेडोज में जा रहा है। अब अगर मैं इसके अंदर हाइलाइट्स को बढ़ाती हूँ तो आप देखोगे कि ओनली इतना सा एरिया हाइलाइट्स की तरफ जा रहा है।
लेकिन वहीं अगर मैं गेन के अंदर हाईलाइट्स को बढ़ाती हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ तक कितना ज्यादा एरिया हाईलाइट्स की तरफ जा रहा है। तो यही होता है प्राइमरी कलर व्हील्स और लॉग व्हील्स के अंदर अंतर। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर ऑफसेट भी मिलता है जो कि ओवरऑल इमेज के ऊपर वर्क करता है। मतलब इसके अंदर अगर हम ऑफसेट को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हाइलाइट्स भी बढ़ेंगे और शेडोज पे भी बराबर का इफेक्ट होगा, कुछ इस तरह से। और प्राइमरी और लॉग व्हील्स के अंदर हमें और भी कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे हम यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं, टिंट को इंक्रीज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करती हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो रेड एरिया है हमारा वो ऊपर की तरफ मूव हो रहा है और हमारे इमेज का जो ब्लू एरिया है वो नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब ब्लू हमारी इमेज के अंदर कम होता जा रहा है। वहीं अगर मैं कूल की तरफ मूव करती हूँ तो आप देख सकते हो कि हमारी इमेज का ब्लू पार्ट बढ़ रहा है और रेड पार्ट कम होता जा रहा है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर टिंट मिलता है। जैसे अगर मैं ग्रीन को बढ़ाती हूँ तो आप देखोगे कि रेड एंड ब्लू दोनों कम होते जा रहे हैं, ओनली ग्रीन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। वहीं अगर मैं पिंक की तरफ मूव करती हूँ तो आप देखोगे कि ये दोनों बढ़ते जा रहे हैं और ग्रीन कम होता जा रहा है। अगर हमें इसे रीसेट करना है तो हम टिंट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट मिलता है। कॉन्ट्रास्ट भी हमारी इमेज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर मैं कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाती हूँ, आप एक बार स्कोप्स की तरफ देखना कि ये किस तरह से मूव करते हैं। अगर मैं कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाती हूँ तो हमारे हाइलाइट्स बढ़ रहे हैं और शेडोज नीचे की तरफ जा रहे हैं, मतलब शेडोज कम हो रहे हैं। और अगर मैं इसे कम करती हूँ तो हाइलाइट्स भी कम हो रहे हैं और शेडोज ऊपर की तरफ मूव हो रहे हैं। कुछ इस तरह से कॉन्ट्रास्ट वर्क करता है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे पिवोट मिल जाता है जो कि कुछ इस तरह से वर्क करता है, लेकिन मैं इसे इतना ज़्यादा यूज नहीं करती हूँ। नेक्स्ट हमें मिड डिटेल्स मिलता है। इससे जब हम हमारी स्किन टोन पे वर्क करते हैं तब ये बहुत काम में आता है। अगर हमें फेस की डिटेल्स को कम करना है, इससे अगर फेस पे ज़्यादा शार्पनेस आ रही है या फिर कुछ भी निशान है तो वो हम यहाँ से उनकी डिटेल्स को कम कर सकते हैं। लेकिन ये तभी करना जब आप स्किन टोन पे वर्क करें। नीचे की तरफ हमें यहाँ पर कॉल बूस्ट का ऑप्शन मिल जाता है जो कि एक तरह से कलर्स को बूस्ट करता है, कुछ इस तरह से। यहाँ पर नीचे की तरफ भी हमें शेडोज का ऑप्शन मिलता है, लेकिन यहाँ से भी मैं शेडोज को एडजस्ट नहीं करती हूँ। हाइलाइट्स भी मिलता है एंड यहाँ पर हमें सैचुरेशन भी मिलता है। अगर हमें सैचुरेशन बढ़ानी है तो वो हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कम करनी है तो भी हम यहाँ से कम कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। सेम ये सब चीज़ें हम कर्व से भी कर सकते हैं। जैसे ये वाला एरिया जो है वो है हमारे हाइलाइट्स और ये वाला जो एरिया है वो हमारे शेडोज है। तो एक बार के लिए मैं इस नोड को रीसेट कर दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं यहाँ पर एक पॉइंट लगाऊंगी और इसे ऊपर की तरफ मूव करूंगी, कुछ इस तरह से। यहाँ पर एक पॉइंट लगाऊंगी और इसे नीचे की तरफ मूव करूंगी। तो आप देख सकते हो कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो उससे ज़्यादा इजी मुझे कलर व्हील्स के साथ में लगता है। इनके साथ में मैं ज़्यादा अच्छे से कलर ग्रेड कर पाती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको सही लगे उसके साथ में कलर ग्रेड कर सकते हैं। बस कोशिश करना कि हमारे शेडोज, मिड टोन्स एंड हाइलाइट्स, इनकी डिटेल्स ज़्यादा मिस ना हो। जैसे अगर मैं इसकी ब्राइटनेस एकदम ही बढ़ा देती हूँ और ये एकदम ही ऊपर चला गया तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और अगर मैं शेडोज को एकदम ही कम कर दूँ तो ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। कोशिश करो कि यहाँ तक हमारी शेडोज आए और जो हाइलाइट्स है वो यहाँ तक ही रहे। इससे थोड़ा बहुत नीचे आता है तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा ही बढ़ जाता है तो वहाँ पर इशू जरूर है, उससे हमारी कलर ग्रेडिंग खराब होगी। सेम इसी तरीके से वेव फॉर्म जो है, तो यहाँ पर भी हमें रेड, ग्रीन, ब्लू एंड वाइट कलर मिल जाता है। तो ये भी कुछ इस तरह से ही वर्क करता है। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा पैलेट को यूज़ करती हूँ। तो अब हम बात कर लेते हैं नोड्स के बारे में कि नोड्स किस तरह से काम करते हैं। जैसे आपको पता है कि Alt+S सीरियल नोड को
ऐड करता है। ऑल्ट एल लेयर नोड को, ऑल्ट पी पैरेलल नोड को, ये इस तरह से वर्क करते हैं। अब हमें हर एक नोड को किस तरह काम में लेना है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम हमारी क्लिप को रैक 709 के अंदर कन्वर्ट करते हैं। मैं ज़्यादातर इन एंड आउट नोड लगा के वर्क करती हूँ, लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ओनली एक ही क्लिप के ऊपर कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। जैसे मैं इफेक्ट्स में जाऊंगी, कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म, जैसे ये सोनी कैमरा की फुटेज है तो मैं इसे सोनी S-Gamut3 सिने कर दूंगी। एंड इनपुट गामा, ये सोनी S-Log3 पर शूट है, सोनी S-Log3। एंड आउटपुट गामा रैक 709। तो करने को हम ऐसे भी ऐसे रैक 709 के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जब हम इन एंड आउट नोड लगाते हैं तो उससे ये होता है कि हमें मोर डायनेमिक रेंज मिलती है, हाइलाइट्स और शेडोज के बीच में अच्छी डिटेल्स मिल जाती है। तो उस वजह से मैं आपको प्रेफर यही करूंगी कि इन एंड आउट नोड ही लगाकर वर्क करें। मैं इसे रीसेट कर दूंगी। CST बेसिकली कैमरा के लॉग फुटेज को टाइमलाइन कलर स्पेस के अंदर कन्वर्ट करता है। जैसे मैं इसे अप्लाई करूंगी हमारे फर्स्ट नोड पे एंड इनपुट कलर स्पेस को सोनी S-Gamut3 सिने, इनपुट गामा को सोनी S-Log3 क्योंकि ये S-Log3 पर शूट है, आउटपुट कलर स्पेस को डाविंसी वाइट गामुट एंड आउटपुट गामा को डाविंसी इंटरमीडिएट। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट नोड। एंड जो हमारा सबसे लास्ट नोड रहने वाला है जो कि आउट नोड है, उस पे भी हम कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे एंड इनपुट कलर स्पेस को डाविंसी वाइट गामुट, इनपुट गामा को डाविंसी इंटरमीडिएट, आउटपुट कलर स्पेस को रैक 709 एंड आउटपुट गामा को गामा 2.4। तो ये क्लिप हमारी रैक 709 के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। तो फर्स्ट नोड के बाद वाला जो नोड है तो उसको मैं ज्यादातर खाली छोड़ती हूँ क्योंकि उस पर मुझे ग्रेन्स को रिमूव करना होता है। तो हम एक और सीरियल नोड बनाएंगे ऑल्ट S प्रेस करके, और इस पर हम वर्क करेंगे शेडोज, मिड टोन्स एंड हाइलाइट्स का। अभी आप स्कोप्स पर देखना, मैं इसके गेन को इंक्रीज करूंगी ऑलमोस्ट इतना एंड लिफ्ट को मैं कम करूंगी। इसके शेडोज ऑलरेडी काफी क्लीन है तो शेडोज पे मैंने इतना ज्यादा वर्क नहीं किया है। अब हम फिर से एक और सीरियल नोड बनाएंगे और अब हम वर्क करेंगे हमारे वाइट बैलेंस के ऊपर। तो आप देख सकते हो कि इस इमेज के अंदर रेड टोन कितना ज्यादा है और ब्लू थोड़ा कम है। तो हम इसका वाइट बैलेंस करेंगे। करने को हम ऑटो वाइट बैलेंस भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर हमें एक क्वालिफायर मिलेगा जिस पर लिखा हुआ भी है वाइट बैलेंस, उसे सेलेक्ट करेंगे और हमारी इमेज का जो वाइट एरिया है हम उसे सेलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये ऑटो वाइट बैलेंस हो चुका है। अभी ये तीनों सेम है, लेकिन मैं इसे इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ। जितना आप मैनुअली करते हो उतना ही बेटर होता है, क्योंकि तब आप अपने मूड के अकॉर्डिंग वाइट बैलेंस कर पाते हो। मुझे इतना ज़्यादा कूल ये वाला क्लिप बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो हम इसे रीसेट कर देंगे एंड हम अब टेम्परेचर को कूल की तरफ लेके जाएंगे कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हो कि रेड एरिया कम हो रहा है और ब्लू ऊपर की तरफ जा रहा है। अब अगर हमें लॉग व्हील्स के ऊपर भी साथ में वर्क करना है तो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे अगर हमें चाहिए कि ओनली हाइलाइट्स ही कूल की तरफ जाए तो हम यहाँ से इस वाइट एरिया को लेंगे और ब्लू की तरफ मूव करवाएंगे। तो आप देख सकते हो कि ओनली जो हाईलाइटेड एरिया है वही कूल हो रहा है। और अगर हमें मिड टोन्स के ऊपर वर्क करना है, अगर हमें चाहिए कि नहीं मुझे मिड टोन्स इतना ज्यादा वार्म नहीं चाहिए, तो हम मिड टोन्स पे भी वर्क कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि स्किन टोन जो हमारी है वो कूल की तरफ जा रही है। नेक्स्ट हम वर्क करते हैं कॉन्ट्रास्ट एंड सैचुरेशन के ऊपर। तो इसके लिए हम एक और सीरियल नोड को ऐड करेंगे एंड यहाँ पर जैसे मैं अब कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा दूंगी, ऑलमोस्ट इतना। एंड सैचुरेशन मुझे इतना ज़्यादा नहीं चाहिए इस इमेज का, मैं सैचुरेशन को थोड़ा डाउन करूंगी।
ऑलमोस्ट इतना। अब मुझे जैसे थोड़ा लुक क्रिएट करना है तो मैं नेक्स्ट वाले नोड पर लुक ही क्रिएट करूंगी। तो हम एक और सीरियल नोड को ऐड करेंगे एंड देन मुझे इसका थोड़ा वार्म लुक ही चाहिए, क्योंकि जब हमने शूट किया था तब हमारे माइंड के अंदर यही था कि इस सीन को थोड़ा वार्म कलर ग्रेड ही करना है। तो कुछ भी आप शूट करते हो तो वो चीज़ पहले ही आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अगर ये क्लिप कलर ग्रेड होगा तो वो कैसा लगेगा, और उसी के अकॉर्डिंग हमें लाइटिंग करना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हमें कैमरा सेटिंग्स को रखना चाहिए। तो मैं इसके मिड टोन्स को मतलब गामा को थोड़ा वार्म की तरफ लेके जाऊंगी, कुछ इस तरह से। एंड जो लिफ्ट है हमारे शेडोज उसे मैं ब्लू की तरफ लेके जाऊंगी। ओके, बहुत ही मिनिमल सा इफेक्ट हुआ है लेकिन हुआ है। तो ये तो हो गया हमारा कलर करेक्शन, जो कि कुछ इस तरह लग रहा है, जिसमें हमने हमारी क्लिप को रेक 709 के अंदर कन्वर्ट किया, एक्सपोजर को कंट्रोल किया, व्हाइट बैलेंस किया, सैचुरेशन एंड कंट्रास्ट को एडजस्ट किया और 6 नोड के ऊपर हमने लुक को क्रिएट किया। अब मैं आपको कलर थ्योरी के बारे में थोड़ा सा समझाती हूँ। तो एक बार के लिए हम इसी क्लिप की एक डुप्लीकेट क्लिप बनाते हैं। यहाँ से कुछ नोड्स को डिलीट कर देती हूँ। अभी आप देख सकते हो कि हमारी क्लिप के अंदर वार्म टोन बहुत ज्यादा है। तो कलर व्हील क्या काम करता है, जैसे अगर मान लो हमारा शूट ही बहुत ज्यादा येलोइश हुआ है या फिर बहुत ही ज्यादा ग्रीन टोन के अंदर शूट हुआ है, जैसे कई बार होता है ना कि दीवार का रिफ्लेक्शन भी हमारे फेस पर आ जाता है, जिस वजह से हमारा फेस ग्रीन दिखने लग जाता है या फिर पर्पल दिखने लग जाता है या फिर किसी कलर का दिखने लग जाता है। तो वो हम कलर थ्योरी के थ्रू सही कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सीरियल नोट बनाऊंगी एंड देन जैसे मान लो कि ये क्लिप शूट ही ऐसा हुआ है, तो अब इस वार्म को कैसे कम करेंगे हम। यहाँ पर हमारा येलो है तो हम इसके ऑपोजिट साइड के अंदर इस पॉइंट को लेकर जाएंगे कुछ इस तरह से। अब मान लो जैसे इस क्लिप के अंदर ग्रीन ज्यादा है, कुछ इस तरह से। मान लो ये शूट ही ऐसा हुआ है तो हम इसके ग्रीन को कैसे कम करेंगे। हम ग्रीन से ऑपोजिट साइड में इस पॉइंट को लेके जाएंगे। तो इस तरह से हम हमारे कलर्स को मैनेज कर सकते हैं। हम वापस से हमारे पहले वाले नोट ट्री पर जाते हैं, जो कि कुछ ये था। अब नेक्स्ट हम स्किन टोन के ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ से मैं वेक्टरोस्कोप को ओपन कर लूंगी एंड शो स्किन टोन इंडिकेटर। तो अगर हमारा स्किन टोन इस लाइन पर है मतलब हमारा स्किन टोन सही जा रहा है, लेकिन अगर इस लाइन पर नहीं है मतलब कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। तो इसके लिए हम एक और सीरियल नोड बनाते हैं एंड देन इस सीरियल नोड को हम लेयर नोड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारा एक लेयर नोड है। जैसे मैं इस नोड के ऊपर स्किन टोन को सेलेक्ट करती हूँ, ओनली स्किन टोन को, तो 7th नोड के ऊपर स्किन टोन को छोड़कर पूरे एरिया के ऊपर वर्क होगा, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब हम यहाँ से स्किन टोन को सेलेक्ट करेंगे। हम हाइलाइट्स को ओपन कर लेंगे एंड ब्लैक एंड व्हाइट। तो आप देख सकते हो कि स्किन टोन के साथ साथ जो हमारा बैकग्राउंड का एरिया है वो भी सेलेक्ट हुआ है। तो उसके लिए हम इन्हें एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरह से। एक बार मैं आपको थोड़ा जल्दी दिखा रही हूँ वरना स्किन टोन हमें परफेक्टली सेलेक्ट करना है। हम ब्लर को थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि हमारा मास्क इतना ज़्यादा विजिबल ना हो। देन हम इसे वापस से ऑफ कर देंगे। अब हम हमारे प्राइमरी व्हील्स की हेल्प से ही हमारी स्किन टोन को थोड़ा सही करते हैं। वैसे तो काफ़ी हद तक ये सही है लेकिन थोड़ा और सही। तो जैसे यहाँ से मैं टेम्परेचर को थोड़ा और इंक्रीज करती हूँ एंड देन यहाँ से टिंट को मैं बढ़ाती हूँ। तो आप देख सकते हो कि हमारा स्किन टोन किस तरह सही हो रहा है। एंड देन
गामा को मैं इंक्रीज करती हूँ ताकि थोड़ा ब्राइट हमारा फेस लगे बैकग्राउंड के मुकाबले। देन यहाँ से हम मिड डिटेल्स को भी कम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी लड़के के फेस को कलर ग्रेड कर रहे हैं तो वहां पर हम मिड डिटेल्स को ज्यादा कम नहीं करेंगे। अगर हम फीमेल मॉडल की क्लिप को कलर ग्रेड कर रहे हैं तो वहां पर हम मिड डिटेल्स को 30-35 तक लेकर जा सकते हैं। वो अच्छा भी लगेगा लेकिन लड़कों पर ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। और अब 7th नोट के ऊपर भी हम अलग तरह से वर्क कर सकते हैं। जैसे हम गेन को कम कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हो कि ओनली जो हमारा सेलेक्टेड एरिया नहीं है ओनली उसी के ऊपर ही वर्क हो रहा है। तो ये भी मुझे बहुत ही काम का लगता है। यहाँ पर भी मैं टेम्परेचर को थोड़ा और इंक्रीज कर दूंगी। अब जैसे आप इसके मास्क को देखना तो आप देखोगे कि यहाँ पर भी कुछ एरिया सेलेक्ट हो रखे हैं। तो आप चाहते हो कि नहीं ये एरियाज मुझे चाहिए ही नहीं, तो यहाँ पर हम विंडोज को यूज में ले सकते हैं। हम यहाँ पर एक सर्कल विंडो बनाएंगे और यहाँ से हम इसके अंदर सॉफ्टनेस को ऐड कर सकते हैं हमारे विंडोज के अंदर। तो अब जैसे ये सब्जेक्ट हमारा इतना ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है, लेकिन अगर मान लो मूव करे तो यहाँ पर हमें ट्रैकर का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से हम हमारे मास्क को इजीली ट्रैक कर सकते हैं और ये बहुत ही कम टाइम के अंदर ट्रैक भी हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट सीरियल नोट बनाते हैं और इसे कन्वर्ट करते हैं हम पैरेलल नोट्स के अंदर। जब भी हम विंडोज के ऊपर वर्क करते हैं तो उसके लिए ये बेस्ट होता है। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर एक सर्कल नोट बनाते हैं। यहाँ से हम इसे रोटेट कर सकते हैं। यहाँ से हम इसके अंदर सॉफ्टनेस को ऐड कर सकते हैं। तो मैं कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह से सब्जेक्ट को हाईलाइट करते हैं। यहाँ से गेन को कम कर देते हैं कुछ इस तरह से, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा अलग है। मैं इसे थोड़ा सा रोटेट कर देती हूँ कुछ इस तरह से। तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और ये थोड़ा रियलिस्टिक फील भी करवाता है। तो आगे से आप इस तरह से ही अपने सब्जेक्ट को हाईलाइट करना, इस तरह से ही सर्कल विंडो बनाना। नेक्स्ट, अब जैसे मुझे अपने सब्जेक्ट को और अच्छे से हाईलाइट करना है तो मैं एक और सर्कल विंडो बनाऊंगी एंड यहाँ पर जैसे मैं इसके गामा को बढ़ा दूंगी। अब जैसे मुझे चाहिए कि ये वाला जो एरिया है वो थोड़ा और डार्क लगे ताकि और ज्यादा डेप्थ क्रिएट हो, तो यहाँ पर मैं एक ग्रेडियंट विंडो को बनाऊंगी एंड यहाँ से अब मैं गेन को कम कर दूंगी कुछ इस तरह से। नेक्स्ट, अब मुझे चाहिए कि यहाँ पर जो ये लैंप्स लगे हुए हैं ना वो थोड़े और ज्यादा ब्राइट होने चाहिए। तो इसके लिए मैं एक और सर्कल विंडो बना लूंगी और इस तरह से इन पर लगा दूंगी। हम इन्हें बाद में ट्रैक भी कर सकते हैं इजीली, जैसा कि मैंने अभी आपको ट्रैक करके दिखाया था। अब मैं इसके टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज करूंगी एंड गेन को थोड़ा इंक्रीज करूंगी कुछ इस तरह से। तो अभी आप देख सकते हो कि कुछ ये इफेक्ट हुआ है जो कि काफी अच्छा भी लग रहा है। एंड ये वाला नोड हमारे काम में नहीं आया तो हम यहाँ से इसे डिलीट कर देंगे। अब हम और सीरियल नोड बनाएंगे और अब यहाँ पर मैं आपको कुछ इफेक्ट्स के बारे में बताने वाली हूँ। जैसे हम इफेक्ट्स में जाएंगे, यहाँ पर हमें बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर जैसे ये बॉक्स ब्लर है तो वो कुछ इस तरह काम करता है। मैं इसे एक बार रीसेट करती हूँ एंड एड नोड, एड आउटसाइड। आउटसाइड नोड क्या करता है, जैसे अगर मैंने यहाँ पर एक सर्कल विंडो बनाया तो आउटसाइड नोड सेम उसी तरीके से काम करेगा जैसे लेयर्ड नोड करता है। तो आउटसाइड नोड के अंदर
इस एरिया को छोड़कर जितना भी एरिया है उसके ऊपर वर्क होगा। अब जैसे मैं इफेक्ट्स में जाऊंगी और यहाँ पर बॉक्स ब्लर को ऐड कर दूंगी, तो ये बॉक्स ब्लर ओनली साइड वाले एरियाज के ऊपर हुआ है। हम यहाँ से इसकी स्ट्रेंथ को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हमें डायरेक्शनल ब्लर भी मिल जाता है जो कि कुछ इस तरह काम करता है। यहाँ पर हम की फ्रेम्स को लगाकर भी ब्लर स्ट्रेंथ को एंड ब्लर एंगल को चेंज कर सकते हैं। अब हम एक बार के लिए इन्हें रीसेट कर देते हैं और 15 नोड के ऊपर अब जैसे मुझे यहाँ पर ग्लो ऐड करना है, वीडियोस के अंदर देखा होगा ऐसे ग्लोई सा इफेक्ट आता है, तो वो हम ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ से शाइन थ्रेशोल्ड को अगर हम कम करते हैं तो वो कुछ इस तरह वर्क करता है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज नोटिस करना कि हमारा इस वाले एरिया के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक सर्कल विंडो बनाएंगे और अब ग्लो का इफेक्ट ओनली यहाँ पर होगा। हम एक और सर्कल विंडो यहाँ पर बना सकते हैं और इस तरह से इनकी स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से हम इनके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी व्हाइट कलर है तो मैं इसे येलो कर सकती हूँ, तो वो कुछ इस तरह काम करेगा। तो ग्लो इफेक्ट भी बहुत ज्यादा काम आता है। अब हम यहाँ पर एक और सीरियल नोड को ऐड करेंगे एंड अब हम बढ़ाएंगे शार्पनेस। तो उसके लिए हम ब्लर में जाएंगे और इस तरह से शार्पनेस को बढ़ा देंगे। लेकिन अब ये बहुत ही ज़्यादा शार्प हो गया है, हमें इतना भी शार्प नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम मोशन इफेक्ट्स को यूज़ करेंगे। हम फ्रेम्स को कर देंगे 3, टेम्पोरल थ्रेशोल्ड को हम कर देंगे ऑलमोस्ट 3.6 एंड स्पेशियल थ्रेशोल्ड को भी हम कर देंगे 3.6। अभी ये इमेज काफी हद तक अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा अगर आपको शार्पनेस ज्यादा लग रही है तो वो हम यहाँ से कम भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। अब मैं आपको एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल के बारे में बताती हूँ जो कि है ग्रेन्स। अब आप कई सारे लोग सोचोगे कि यार ग्रेन्स क्यों ऐड करना है, ग्रेन्स को तो हम जानबूझ के हटाते हैं ना। तो यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम अपनी तरफ से हमारी क्वालिटी को कंप्रेस करता है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम हमारी क्लिप के अंदर ग्रेन्स को ऐड करें। इससे ये होता है कि इंस्टाग्राम हमारी क्वालिटी को और ज़्यादा कम नहीं कर पाता है। तो ग्रेन्स को ऐड करने के लिए हमने जिस पर नॉइस रिडक्शन किया था उसके आगे ही एक और नोड को ऐड करेंगे। सबसे पहले हम सेकंड नोड पे ही काम करते हैं। स्पेशियल थ्रेशोल्ड को हम अनलिंक करेंगे एंड देन ल्यूमा को हम ऑलमोस्ट 3 कर देंगे, ओके। एंड थर्ड नोड के ऊपर हम इफेक्ट्स में जाएंगे एंड फिल्म ग्रेन इफेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे थर्ड नोड पे। जैसे अभी ये 16 mm है, तो 16 mm में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, हम करेंगे 35 mm, जो कि कुछ इस तरह से लगेगा। हम यहाँ से इनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये ओवरऑल कलर ग्रेड मैंने किस तरह से किया है वो समझ में आया होगा। इसके लिए मैंने कोई भी एक्स्ट्रा लट को यूज़ नहीं किया है। अब आप अपने अकॉर्डिंग जैसे क्रिएटिविटी लगाना चाहो वैसे लगा सकते हो। आप इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करना चाहो वो कर सकते हो। आप जैसे कई बार होता है कि मुझे ये वाला लुक पसंद नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से टिंट को जैसे मैं ग्रीन की तरफ लेके जाती हूँ, तो ये वाला लुक मुझे ज्यादा पसंद आ रहा है। एंड देन गेन को मैं कम करूंगी, मुझे इतना ज्यादा ब्राइट चाहिए ही नहीं, तो गेन को भी मैं कम कर सकती हूँ। जैसे हमारा लुक अच्छा लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आप कलर ग्रेड करो। तो आई होप आपको ये कलर ग्रेड पसंद आया होगा। कलर ग्रेडिंग के अंदर जितना क्रिएटिविटी करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, जितना टूल्स को एक्सप्लोर करो
उतना ज़्यादा अच्छा है। हर एक टूल को यूज़ में लो। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम और भी कई सारे टूल्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ओनली एक ही वीडियो के अंदर मैं इतना सब कुछ आपको नहीं बता पाऊंगी। आज हमने कलर ग्रेडिंग के बेसिक्स को समझा। आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा कि कलर ग्रेडिंग सिर्फ लट्स अप्लाई करने से नहीं होती है, उसके लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है। एक्सपोजर क्या होता है, व्हाइट बैलेंस क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, सैचुरेशन क्या होता है, कॉप्स क्या होते हैं, सब कुछ। तो अगली बार अगर आप कोई भी मूवी देखते हो, कोई भी वेब सीरीज देखते हो या फिर म्यूजिक वीडियो देखते हो, तो उसकी कलर ग्रेडिंग के साथ साथ उसके पीछे का लॉजिक भी समझना कि आखिर इस कलर ग्रेडिंग को किस तरह से अचीव किया होगा। क्योंकि जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं ना, तो आप किसी भी लुक को रिक्रिएट आसानी से कर सकते हो। और अगर आप फिल्म मेकिंग, कलर ग्रेडिंग एंड वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस और चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।